आबिद हुसैन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर कैसे बना। ये तकरीबन 4 दिहाई पहले की बात है कि दरियाए रावी में तैरती एक कश्ती पर सवार कुछ नौजवान तुलबा ने सफर के दौरान कश्तीरान से उसका नाम दरियाफ्त किया। जवाब मिला आबिद हुसैन। तुलबा ने अगला सवाल दागा, क्या तुम पढ़ते हो? कश्तीरान ने जवाब दिया, मैंने मैट्रिक किया है, अब आगे नहीं पढ़ना। एक तालिब इल्म ने फिर सवाल किया, क्या इससे आगे भी पढ़ते हैं? नौजवान मल्लाह ने मासूमाना लहजे में सवाल करने वाले से हैरान होकर पूछा। जवाब मिला, हाँ यार, उसके बाद भी पढ़ते हैं और कॉलेज जाना पड़ता है। तुम तो अच्छी कश्ती चला लेते हो, तुम्हारा तो इस खेल की बुनियाद पर भी दाखिला हो सकता है। और फिर वो कश्तीरान कुछ रोज बाद अपने कागजात लेकर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पहुंच गया और उन तलबा में से एक से जाकर मिला। फिर उसका इसी कॉलेज में दाखिला हो गया, मगर इस नौजवान को उस वक्त शायद इल्म नहीं था कि इस दरसगाह में दाखिला उसकी आने वाली ज़िंदगी को किस कदर मुतासिर करेगा, क्योंकि तालिब इल्म आबिद हुसैन के लिए आबिद बॉक्सर बनने के सफ़र में ये दाखिला ही सबसे अहम कड़ी साबित होने वाला था। मुझे ये वाक़या लाहौर पुलिस के इंस्पेक्टर आबिद हुसैन अल मारूफ आबिद बॉक्सर के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के क्लास फेलो और 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से उनके दोस्त शाहिद हसन ने सुनाया। शाहिद हसन आजकल FIA में बतौर एडिशनल डायरेक्टर तैनात हैं। शाहिद हसन के मुताबिक आबिद फिजिकल फिटनेस में सबसे बेहतर था, इसी वजह से हम उसे बॉक्सिंग खेलने के लिए कायल करते रहते, क्योंकि उन दिनों अक्सर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की बॉक्सिंग टीम भी पूरी नहीं होती थी। शाहिद याद करते हुए बताते हैं कि एक दिन सब दोस्त आबिद को बॉक्सिंग रिंग में ले गए और उसे कहा कि प्रैक्टिस करे। उसने दौरान प्रैक्टिस मद्दे मुकाबिल खिलाड़ी को ऐसा मुक्का मारा कि वो रिंग से बाहर जा गिरा। असातिज़ा और दूसरे खिलाड़ी ये सब देख रहे थे। बस फिर उस रोज़ के बाद आबिद न सिर्फ कॉलेज की टीम में शामिल हो गया, बल्कि उस साल इंटर कॉलेज बॉक्सिंग टूर्नामेंट भी जीत लाया। सन 1988 में आबिद बॉक्सिंग के खेल में कई टूर्नामेंट जीतकर अपना नाम बना चुका था। पुलिस में भर्तियों का ऐलान हुआ और आबिद बॉक्सिंग की बुनियाद पर पुलिस में बतौर ASI भर्ती हो गया। अगले साल नेशनल गेम्स में पुलिस की तरफ से खेले जाने वाले बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने पर तरबियत के दौरान ही आबिद को सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। ये वो ज़माना था जब लाहौर में कई बड़े जराइम पेशा ग्रुप सरगर्म थे, जिनमें खनीफा और शफीका बाबा, हमायूं गुजर, आतिफ चौधरी, अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला टरकांवाला, जज्जी और गोगी भट्ट और भोला सुनियारा जैसे नाम शामिल थे। लोग इन जराइम पेशा अफराद के नाम से डरते थे और उजरती कातिल, जिस्मानी इस्तेहसाल, डकैती और भत्ताखोरी की वारदातें आम थीं। सन 1992-93 में आबिद बॉक्सर की तैनाती स्टाफ अफसर के तौर पर उस वक्त के SP कैंट और SP सिटी लाहौर और बाद अज़ां एडिशनल IG के ओहदे से रिटायर होने वाले मीर ज़ुबैर महमूद के साथ हुई। ये उनके पुलिस कैरियर में एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि मीर ज़ुबैर के साथ तैनाती के दौरान ही आबिद हुसैन ने आबिद बॉक्सर बनने का सफ़र तय किया और ये तब्दीली फिर ज़िंदगी भर उनके साथ जुड़ गई। मीर ज़ुबैर के साथ तैनाती के दौरान ही आबिद बॉक्सर ने एक इंतहाई मतलूब शिदत पसंद अब्दुल करीम को लाहौर में UET के सामने एक मुकाबले में हलाक किया। इस वाक़े के बारे में बात करते हुए आबिद बॉक्सर ने बताया कि अब्दुल करीम को सन 1991 में एक पुलिस नाके पर पकड़ा गया था। उसे उस वक्त के ASP मीर ज़ुबैर के पास ले जाया गया तो वो कहने लगा कि साहब, मुझे एक भी जूता पड़ा तो मैं आपका घर बम से उड़ा दूंगा। मीर ज़ुबैर ने समझा शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन दोबारा पूछने पर उसने गुज़िश्ता चंद बरस में होने वाले बम धमाकों की तफसीलात दी और कहा कि वो बम उसने नस्ब किए थे। जब पुलिस एहलकारों को इस बात की तस्दीक के लिए उसके घर भेजा गया तो वाकई वहां से बम बरामद हुए। कुछ अर्सा बाद वो जेल चला गया और सन 1993 में लश्कर जंगवी के शिद्दत पसंद रियाज बसरा की मदद से वो एक रोज़ जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गया और फिर उसने मीर ज़ुबैर को फ़ोन किया कि मैं बाहर आ गया हूँ, अब आप अपनी फ़िक्र करें। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि इसे ढूंढूं। मैंने 2 माह तक उसकी रैकी की और फिर एक रोज़ जब मैं रक्शे में रैकी कर रहा था तो UET के सामने वो एक मोटरसाइकिल से उतरा और मेरे रक्शे के सामने आ गया और जैसे ही उसने देखा मैं रक्शे में हूँ तो गोली चलाने लगा, लेकिन उससे पहले कि वो गोली चलाता मैंने फायर कर दिया और उसे मार डाला। इस दौरान आबिद बॉक्सर के मकामी जराइम पेशा ग्रुप के सरगना आतिफ चौधरी के साथ भी 3 मरतबा मुकाबले हुए, जिनमें वो जख्मी तो ज़रूर हुआ लेकिन बच निकलने में कामयाब रहा। आतिफ चौधरी के साथ इन पुलिस मुकाबलों की वजह से ही आबिद
حسین عابد باکسر کے نام سے مشہور ہوئے۔ عابد باکسر کی اس کارکردگی نے انہیں لاہور پولیس میں اس وقت انکاؤنٹر اسپیشلسٹ اسکواڈ کے نام سے مشہور گروپ میں شامل کروا دیا، جن میں اس وقت کے ڈی ایس پی عاشق مارتھ، ڈی ایس پی رانا فاروق، ڈی ایس پی طارق کمبوہ، انسپیکٹر سعید نوید اور انسپیکٹر عمر ورک شامل تھے۔ یہ پولیس افسران اور اہلکار 1999 تک بہت سے ایسے پولیس مقابلوں میں شامل رہے جن میں جرائم پیشہ عناصر کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق صرف شہباز شریف کے پہلے دور وزارت 1997 سے 1999 کے دوران 1000 کے قریب جرائم پیشہ افراد ایسے پولیس مقابلوں میں مارے گئے جن کے حقیقی ہونے پر سوال اٹھتے رہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق 1993 سے 1999 کے دوران صرف عابد باکسر کے ہاتھوں 70 سے زائد ایسے پولیس مقابلوں میں 100 سے زیادہ جرائم پیشہ افراد مارے گئے، جبکہ 160 سے زیادہ پولیس اہلکار اور 20 سے زیادہ عام شہری بھی ان مقابلوں کی نظر ہو گئے تھے۔ 90 کی دہائی میں عابد باکسر کے ساتھ کام کرنے والے ایک پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی انکاؤنٹر عابد باکسر نے کیے وہ سب اصلی ہی تھے، باقی پولیس والوں کی طرح عابد نے بھی بہت سے جرائم پیشہ ماورائے عدالت مارے ہیں، اور اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ انکاؤنٹر اصلی ہیں یا جیلی، بس ایسے لوگوں کو پار کر کے جان چھڑانے کی پالیسی ہی رائج تھی۔ ان کے مطابق جب عابد باکسر تھانہ دھرم پورہ میں تعینات تھا تو عمیر راجہ نامی جرائم پیشہ شخص جس پر جسمانی استحصال اور قتل کے مقدمے تھے، اسے باکسر نے ایک کیس کی تفتیش کے لیے ریمانڈ پر لے کر اگلے روز پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو بھی مقابلے رات کی تاریکی میں کیے جاتے ہیں وہ اکثر جیلی ہی ہوتے ہیں۔ پولیس افسر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایک گنڈے اور بدماش جنہیں ہم نے پار کیا اگر مناسب طریقے سے ان سے تحقیقات ہوتی تو وہ لوگ بھی سامنے آتے جو انہیں پالتے ہیں، پناہ دیتے ہیں، اور ایسا کچھ لوگ چاہتے نہیں تھے۔ آج تک ایسے جرائم پر اسی لیے تو قابو نہیں پایا گیا کیونکہ پولیس ان کی جڑ تک کبھی نہیں پہنچ پائی۔ سن 1993 سے سن 1996 تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہنے والے میاں منظور بھٹو نے صحافی شاہد اسلم کو بتایا کہ اپنے دور اقتدار میں غنڈہ عناصر سے نمٹنے کے لیے میں نے پولیس کو زیادہ اختیارات دیے، جس کے بعد جرائم پیشہ افراد کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ تاہم ان کے بقول پولیس کو زیادہ اختیارات دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ جرائم پیشہ افراد کو پولیس مقابلوں میں ماورائے عدالت قتل کرنے کی کھلی چھٹی دی گئی تھی، بلکہ پولیس کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے کو کہا گیا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ عابد باکسر جیسے کردار تب جنم لیتے ہیں جب قانون کی عملداری مساوی بنیادوں کی بجائے اپنے اور پرائے کی بنیاد پر کی جائے۔ ان کے نزدیک ایسے عناصر کی سختی سے حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے جو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ پنجاب کے سابقہ وزیر قانون راجہ بشارت جو شہباز شریف کے پہلے دور وزارت اعلیٰ میں بھی وزیر قانون تھے نے بتایا کہ اس وقت حالات کنٹرول کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں ہوم سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، اسپیشل برانچ کے سربراہ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے متعلقہ لوگ شامل تھے اور ان سے امن و امان پر مشاورت ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس دور میں بھی جرائم پیشہ افراد سے نمٹنے کے لیے پولیس مقابلوں کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی شخص ایسی باتوں کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے دوسرے وزارت اعلیٰ کے دور میں بھی وزیر قانون کی سربراہی میں امن و امان پر کابینہ کی ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور اس کمیٹی کی مشاورت کے بعد ہی امن و امان کے معاملات پر کوئی ایکشن لیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کمیٹی اسی طرز پر اب بھی کام کر رہی ہے جس کی سربراہی وہ خود کرتے رہے ہیں۔ جیلی پولیس مقابلوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے عابد باکسر کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ لوگوں کو پار کرنے کی پالیسی ہمیشہ اوپر سے آتی ہے اور یہ کوئی تحریری شکل میں نہیں ہوتی۔ ایسی پالیسیوں کا گاڑیوں کی طرح چیسی نمبر نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کسی مریض کا شوگر یا کینسر کی بیماری کا لیول آخری سٹیج پر چلا جائے تو پھر علاج ڈسپرین سے نہیں کرتے بلکہ آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ عابد باکسر نے یہ بھی کہا کہ یہ تاثر کے پولیس والے بندے اس لیے مارتے تھے کہ بڑا انعام یا ترقیاں ملتی تھیں، حقیقت نہیں ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو بھی مارا جن پر لاکھوں روپے انعام تھا مگر مجھے محکمے سے آج تک 1 روپیہ نہیں ملا اور نہ ہی کوئی ترقی ملی۔ پھر حالات کچھ ایسے بدلے کہ خود عابد باکسر پر مقدمات قائم ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور چند برس کے اندر ان پر جیلی پولیس مقابلوں، قتل، زمینوں پر قبضے جیسے الزامات کی بنیاد پر
1 दर्जन के करीब मुकदमात दर्ज हो गए। आबिद बक्सर पर पहली FIR 1999 में ताहिर प्रिंस नामी शख्स की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत की बुनियाद पर दर्ज हुई और फिर ये सिलसिला चलता चला गया। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की वजह से पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ख़त्म हुई। तो जहां मुबैना पुलिस मुकाबलों का सिलसिला जहां थमा, वहीं ऐसे पुलिस मुकाबलों के लिए बदनाम पुलिस एहलकार जो जराइम पेशा अनासर की हिट लिस्ट पर थे, एक एक करके मारे जाने लगे। इन अफसरान और एहलकारों में से सिर्फ उमर विर्क और आबिद बक्सर ही ऐसे 2 पुलिस अफसरान हैं जो जिंदा बचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें मारने की कोशिश नहीं की गई। आबिद बक्सर की ज़िंदगी में वो लम्हे भी आए जब उन्हें महसूस हुआ कि एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को शायद इनकाउंटर में ही मार दिया जाए। उन्होंने बताया कि ये उस वक्त की बात है जब बाग बच्चा अराजी केस में वो 3 माह से ज़ेर हिरासत थे। तो 11 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के SSP चुहंग लाहौर मीर जुबैर ने मुझे बताया कि 1-2 रोज़ में तुम्हें मार देंगे। उसी रोज़ सुपरिंटेंडेंट कैंप जेल ने भी आकर यही कहा कि ये तुम्हें मार देंगे। मैं सारी रात परेशानी के आलम में सो न सका और सोचता रहा कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अगले रोज़ शाम के वक्त कुछ एहलकार आए और कहने लगे वज़ू कर लें, आपको तफ्तीश के लिए लेकर जाना है। तब मैं समझ गया कि मुझे मारने के लिए ले जाने लगे हैं, वरना वज़ू करवा कर कौन तफ्तीश करता है। मैंने दुआ की, या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। फिर थोड़ी देर बाद सुपरिंटेंडेंट दोबारा भागता हुआ आया कि मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है और फौज आ गई है। इस तरह उस रोज़ मेरी जान बची। आबिद बक्सर के मुताबिक सन 2008 में जब दोस्त मोहम्मद खोसा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए तो मुझे फिर इतला दी गई कि मुझे मार दिया जाएगा। तो मैं उसी रात दुबई चला गया। उनके मुताबिक उसके बाद 10 बरस का अरसा उन्होंने दुबई और बरतानिया में गुजारा। आबिद बक्सर सन 2018 में इंतखाबात से कबल पाकिस्तान वापस आए थे और उनकी आमद के मौके पर ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि उन्हें शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है। ताहम इस बारे में आबिद बक्सर का कहना है कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं थी और वो पाकिस्तान इसलिए वापस आए क्योंकि तवील जिला वतनी काट चुके थे और मुकदमात का सामना करके अपना नाम साफ करवाना चाहते थे। आबिद बक्सर के बकौल अब उन पर कोई मुकदमा नहीं है और पहले दर्ज किए गए मुकदमों में से 2 में उन्हें बरी कर दिया गया है, जबकि बाकी खारिज हो गए हैं। लाहौर में तैनात एक सीनियर पुलिस अफसर ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बात करते हुए कहा कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5 हिस्से हैं, जिनमें मुकन्ना कानून नाफिज करने वाले इदारे बशमूल पुलिस, प्रोसिक्यूशन, अदालत और जेल हैं। अगर ये सब मिलकर काम करें तभी जराइम पेशा अनासर पर काबू पाया जा सकेगा। उन्होंने कहा अगर पुलिस तफ्तीश ठीक करे, प्रोसिक्यूशन मौजूद शहादतों को बेहतर तौर पर अदालत में पेश करे और अदालतें उसके मुताबिक फैसला करके मुल्ज़मान को सज़ा दें तो पुलिस मुकाबलों जैसे वाक़यात कभी पेश ही ना आएँ। उन्होंने कहा कि निज़ाम इंसाफ में खराबियाँ ज़रूर मौजूद हैं जिन्हें सिर्फ मिलकर ही हल किया जा सकता है, न कि सारा मलबा पुलिस पर गिरा दिया जाए। कैरियर के दौरान जेली पुलिस मुकाबलों के अलावा मुख्तलिफ स्कैंडल्स और इल्ज़ामात भी उनकी ज़ात के साथ जुड़ते रहे। स्टेज अदाकारा नरगिस के साथ उनके ताल्लुकात की खबरें और फिर कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पर मुबैना तौर पर अदाकारा का सर मुंडवाने का वाक़या महीनों तक खबरों में रहा। नरगिस के साथ अपने अफेयर के मुतालिक बात करते हुए आबिद बक्सर ने कहा जब वो सब्ज़ाज़ार थाने में बतौर SHO तैनात थे तो वहाँ नरगिस के खामंद की एक केस में तफ्तीश के दौरान उनसे पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने नरगिस के बाल नहीं मुंडवाए थे मगर डांटा ज़रूर था। इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। इस वाक़े पर नरगिस और घर वालों से माफ़ी मांग चुका हूँ और सन 2002 के बाद से मेरा नरगिस से कोई राब्ता नहीं है। यही नहीं बल्कि इन पर पुलिस मुकाबलों में एक जराइम पेशा गिरोह से पैसे लेकर मुखालिफ गिरोह के लोग मारने और ज़मीनों पर कब्जे करवाने जैसे संगीन इल्ज़ामात भी लगे। लाहौर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती के मुताबिक जब हुकूमत आपसे कुछ गलत काम लेती है तो कुछ गलत काम आप पैसे लेकर अपने लिए भी कर लेते हैं और कोई आपको पूछता भी नहीं, और आबिद बक्सर भी ऐसा ही एक किरदार था। जमील चिश्ती ने मजीद कहा कि क्या कभी किसी ने पूछा है कि एक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखने वाला आबिद बक्सर अरबों रुपए का मालिक कैसे बना और पुलिस फोर्स में रहते हुए उसके पास इतना पैसा कहां से आया। पुलिस मुकाबलों में मुलव्वस होने की वजह से आबिद बक्सर की निजी ज़िंदगी भी मुतासर हुई। उनके मुताबिक बरसरे रोज़गार
परिवार और वालिदैन का अकलौता बेटा होने के बावजूद उन्हें कोई रिश्ता देने पे राजी नहीं होता था, बल्कि लड़की वाले उनका नाम सुनकर भाग जाते थे। आबिद बक्सर ने बताया 1997 में जब मैं SHO लुहारी तैनात था तो एक रोज एक बड़ी अच्छी फैमिली से रिश्ता आया। लड़की ने MBBS किया हुआ था, वो भी खुश थे कि एक ही बेटा है, इंस्पेक्टर है और घर बार भी ठीक है। मैं उन्हें पसंद आ गया और फिर मेरी मंगनी हो गई। उन्होंने बताया कि कुछ रोज बाद उन्होंने फोन करके पूछा कि बेटा आपका असल नाम क्या है। मैंने कहा जी आबिद हुसैन। उन्होंने कहा कि आपको वैसे क्या कहते हैं। मैंने कहा जी कि मुझे आबिद हुसैन ही कहते हैं। तो वो बोले तो बेटा ये आबिद बक्सर कौन है। तब तक मैं समझ गया था कि मामला गड़बड़ है। मैंने जवाब दिया कि मैं ही आबिद बक्सर हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि बेटा अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें और वो रिश्ता तोड़ दिया। एक फैमिली तो मेरे मुहाफिजों की तादाद देखकर दरवाजे से ही भाग गई और दूसरी मेरा नाम सुनकर। उसके बाद जब भी कोई फैमिली रिश्ता देखने घर पर आती तो हम सबसे पहले बंदूकें छुपा देते और साथ ही दुआ करते कि रिश्ता हो जाए। जहाँ मेरी शादी हुई वो लोग जब मुझे पसंद करके चले गए तो मैंने अपने मामू को कहा कि मंगनी की बजाय निकाह करते हैं, ऐसा ना हो कि उन्हें भी पता चल जाए कि मैं आबिद बक्सर हूँ और ये भी रिश्ता टूट जाए। उन्हें बाद में पता तो चल गया, लेकिन उस वक्त तक निकाह हो चुका था और हमने उन्हें एतमाद में भी ले लिया था कि बहुत सी बातें बस वैसे ही आबिद बक्सर के साथ जोड़ दी गई हैं जिनमें सच्चाई नहीं है। आबिद बक्सर के बकौल 1999 में हिदायतकार सैयद नूर ने कहा कि मैं आप पर फिल्म बनाना चाहता हूं। इसी तरह मौला जट के प्रोड्यूसर मलिक यूनिस ने भी कहा कि आप पर फिल्म बनाना चाहता हूं, लेकिन मैंने दोनों बार मना कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि वो नौकरी पर 2 साल कबल बहाल हो गए थे, लेकिन फोर्स दोबारा ज्वाइन नहीं की क्योंकि उनके बकौल वो एक अच्छा दौर गुजार चुके हैं। अब वापस आकर क्या करना है। पंजाब पुलिस में पुलिस मुकाबलों और इनमें आबिद बक्सर जैसे एहलकारों के किरदार पर बात करते हुए लाहौर पुलिस के एक सीनियर अफसर का कहना है कि जब मुआशरे में जराइम बढ़ जाते हैं तब आबिद बक्सर जैसे किरदार अपनी शोहरत और पैसे के लिए जराइम की शरह का जवाज बनाकर जेली पुलिस मुकाबले करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आबिद बक्सर के खिलाफ सन 1999 तक शायद कोई महकमाना कार्रवाई हुई हो क्योंकि महकमा जराइम को ख़त्म करने में उनका मामिन रहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सरकारी हैसियत को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तो महकमा पीछे हट गया।